बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से। और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था। क्या नाम था उसका? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब इसमें जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है आज, क्या नाम है उसका? इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ये वाला जो टॉपिक है एमडी कैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तकरीबन सारा जो टॉपिक है वाइट बोर्ड पे इस वजह से लिखा हुआ है ताकि वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो कम से कम हो सके। इंशाल्लाह इसको हम क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। पीटीबी की बुक में जो चीज़ें लिखी हुई हैं आपने बोर्ड के हवाले से वही चीज़ें याद करनी हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा वो आपने एक्स्ट्रा बुक के ऊपर लिख लेनी है और उनको एमडी कैट के हवाले से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। बाकी अगर बोर्ड के हवाले से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो सिर्फ आप वही करेंगे जो पीटीबी की बुक में लिखा हुआ है। तो इस टॉपिक में से एमडी कैट में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो उनको आपने अच्छे तरीके से समझना है। हम अपने बकायदा तौर पे लेक्चर का आगाज करते हैं। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर क्या है? वाटर एक हिट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। हिट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ होता है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करिएगा, इसमें ऑक्सीजन नजर आ रहा है, इसमें हाइड्रोजन नजर आ रहा है, तो ये दो डिफरेंट तरह के एटम हैं। तो इस वजह से वाटर क्या है? एक हिट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद ये जो वाटर है ये क्या है? मीडियम्स ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक मीडियम है कि जिंदगी में जितने भी काम हो रहे होते हैं वो वाटर की वजह से हो रहे होते हैं। इसमें इसकी वजह से जिंदगी का क्या है? सर्वाइवल है। और ये बात याद रखिएगा, मोस्ट अबंडेंट पार्ट होता है किस चीज का? प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल। सेल का जो लिविंग कंटेंट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और उसकी जो परसेंटेज है तकरीबन 70 से 90%, जो उसके अंदर जो चीज होती है वो क्या होता है? वो वाटर होता है। वो क्या होता है? वाटर होता है। लेकिन यही बात अगर हम बात करें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है, जो पीटीबी की बुक के अंदर बताया हुआ है कितनी है, वो 65 से 89%, इतनी परसेंटेज में क्या होता है? वाटर मौजूद होता है। अगर हम बात करें इस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप लोग जानते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो वाटर है डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट परसेंटेज के हिसाब से होता है। अगर हम सीड की बात करें, सीड के अंदर वाटर की जो परसेंटेज है कितनी होती है? 20%। बोन सेल के अंदर, जिनको बोन के तो कौन से सेल हैं जिनको ओस्टियोसाइट बोला जाता है, उसके अंदर वाटर कितनी परसेंटेज में होता है? 20%। और ब्रेन सेल के अंदर वाटर की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है। कितनी? 85%। क्योंकि ब्रेन के सेल जो है उनका फंक्शन बाकी सेल से ज्यादा होता है, इस वजह से बाकी सेल की निस्बत इसके अंदर जो वाटर है वो भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर जो वाटर है वो कितने परसेंट है? 88% है। और अगर हम बात करें जेली फिश, इसके सेल की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज्यादा वाटर है। कितना? 99% वाटर है। तो ये जो पॉइंट थे ये किसके लिए थे? एमसीक्यूज। और किसके एमसीक्यूज? बोर्ड के हवाले से और खासतौर पे एमडी कैट के हवाले से। अगर हम बात करें वाटर की तो ये क्या है? ये रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज होता है। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? खाम माल। जैसा कि आप लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? बेसिकली खुराक बनाने का जो प्रोसेस है पौधों के अंदर हो रहा होता है, उसमें जो वाटर है ये रॉ मटेरियल के तौर पे, खाम माल के तौर पे यूज हो रहा होता है। वाटर क्या करता है? एवेपोरेटिंग कूलिंग करता है। अब एवेपोरेटिंग कूलिंग कैसे करता है? जैसा कि आप लोग देखते हैं स्वेटिंग के जरिए एनिमल के अंदर, या जिसको पर्सपायरेशन बोलते हैं, इस तरह से ट्रांसपायरेशन के जरिए पौधों के अंदर ये क्या करता है? कूलिंग का जो प्रोसेस है वो क्या करता है? परफॉर्म करता है। अब डिफरेंट तरह के जो एंजाइम है जिनके बगैर जिंदगी के रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वो जो एंजाइम है वो वर्क किसमें कर रहे होती हैं? वो एक्वस मीडियम के अंदर वर्क कर रहे होती हैं। और एक्वस मीडियम कौन सा मीडियम होता है? वो मीडियम होता है जो पानी के अंदर मौजूद होता है। अगर हम बात करें इस वाटर की इंपॉर्टेंस के हवाले से कि इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है, तो इसकी डिफरेंट तरह की इंपॉर्टेंस है। सबसे जो पहली इंपॉर्टेंस है वो कौन सी है? सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। अब आपको पता है सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन में जो चीज ज्यादा मिकदार में होती है वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम मिकदार में होती है वो क्या होता है? सॉल्यूट होता है। तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है। और ये याद रखिएगा कि ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब ये सामने आपको एक बीकर नजर आ रहा है, इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर वाटर मौजूद है। अब वाटर क्या? एक पोलर सब्सटेंस है। तो ये वाटर जो है
अपने अंदर पोलर सब्सटेंस को तो बड़ी आसानी से क्या कर लेता है, हल कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। इसके अलावा आयनिक सब्सटेंस भी इसके अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा चार्ज मॉलिक्यूल जो हैं वो भी इसके अंदर बड़े आसानी से क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या उनको आप बोलते हैं नॉन पोलर, ये वो कंपाउंड है, ये वो चीजें हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते बल्कि पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। अगर हम वाटर की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर के अंदर इनमें सबसे ज्यादा कौन सॉल्युबल है, आयनिक कंपाउंड जो है, क्योंकि वो इसके अंदर वाटर में क्या होगा, सबसे ज्यादा चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी है आयनी की निस्बत क्या होगी, कम। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये आपको पता है नॉन पोलर जो सब्सटेंस हैं ये डिसॉल्व नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत इससे भी क्या होती है, कम होती है। अब ये जो नॉन पोलर सब्सटेंस हैं जो पानी के अंदर डिस्पर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका बहुत मेन किरदार है किसके अंदर, ये मेंटेन करते हैं। किस चीज को मेंटेन करना है, इन्होंने स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। किसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, इंटीग्रिटी ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपको पता है लिपिड बाइलेयर से वो मिलकर बनी हुई होती है। तो वो बेसिकली क्या है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं। तो उन्होंने जो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसकी इंटीग्रिटी को सलामत रखा हुआ है उन लिपिड बाइलेयर्स ने। तो वो किस वजह से है, क्योंकि वो नॉन पोलर हैं, वो पानी को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करवाते, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते और ना अपने अंदर पानी को डिसॉल्व करवाते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं क्या चीज, स्ट्रक्चर को, किसकी, सेलुलर मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, सालमियत है, उसको इन्होंने क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें हीट कैपेसिटी, ये वाटर की क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंस है। अब हीट कैपेसिटी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास जो वाटर है अगर हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा करते हैं तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी, हीट कैपेसिटी होगी। अब ये बात याद रखिएगा, ये जो हीट कैपेसिटी होती है ये हीट क्या करती है, ये ब्रेक करती है क्या चीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसके अंदर, वाटर के अंदर। क्योंकि आपको पता है अगर वाटर के स्ट्रक्चर को मैं इधर ड्रा करूं तो ये वाटर का क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ये वाटर का क्या है, इस तरह से वाटर का स्ट्रक्चर है। तो इनके दरमियान इस तरह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद है। इसको ब्रेक करने के लिए क्या चीज जरूरी होता है, रिक्वायर होती है हीट, और वो बेसिकली क्या होती है, उसको ब्रेक करती है किस चीज को, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। अगर हम बात करें वाटर का मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उस वाटर के मॉलिक्यूल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कितना होता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऐसा वाटर का मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे एमडी कैट के हवाले से। अब जो वाटर है इसकी क्या है, इसकी भी हीट कैपेसिटी है। अब इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, अगर ये पूछा जाए कैलोरीज में तो ये कितनी है, 1.0 कैलोरी। अगर यही हीट कैपेसिटी किलो जाउल पर मोल में पूछा जाए तो ये कितनी है, 4.8 किलो जाउल पर मोल है। तो ये भी एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। तो ये थी इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस। अगर हम बात करें हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी क्या है, वाटर की एक इंपॉर्टेंस में से है कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कैलोरीज रिक्वायर्ड पर ग्राम ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। जो पर ग्राम है ना, वाटर को आपने क्या करना है, वेपोराइज करना है, वेपर में तब्दील करना है, उसके लिए जो कैलोरी रिक्वायर होगी वो क्या है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी है, 574 किलो कैलोरी पर केजी। अगर वाटर किसमें है, केजी में, तो इनकी जो हीट की कैलोरी किसमें होगी, किलो कैलोरी पर केजी होगा। अगर ये ग्राम में होगा तो ये 574 कैलोरी पर ग्राम आ जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब ये जो वेपोराइजेशन का प्रोसेस है, ये जो प्लांट हैं ये किसके जरिए करती हैं,
ये ट्रांसपायरेशन के जरिए करते हैं। अगर हम बात करें वेपोराइजेशन का प्रोसेस, ये एनिमल के अंदर ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैसे होगी, तो पर्सपायरेशन, बुखारात का बनना, बेसिकली स्वेटिंग के जरिए क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल क्या बनते हैं, वेपोराइज की शक्ल में निकल जाते हैं। अब ये याद रखिएगा, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर वाटर कितने है, वाटर 1000 मिलीलीटर है। और इसका जो टेम्परेचर है, अगर रूम टेम्परेचर पे फर्क करें, मैं कह देता हूं इसका टेम्परेचर था, इस का जो टेम्परेचर है वो कितना है 100 है, ये समझाने के लिए है। अगर हम क्या करते हैं, इसमें से इस 1000 ml वाटर में से 2 ml वाटर निकल जाए तो बाकी रिमेनिंग जो 998 इस ml का वाटर का जो टेम्परेचर है इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखें जो हीट कैपेसिटी, जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, 2 ml वाटर निकला है, लेकिन टेम्परेचर कितना उसका कम हो गया, बाकी रिमेनिंग वाटर का ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, कम हो गया। ये थी इसकी तीसरी इंपॉर्टेंस। अगर हम बात करें इसकी चौथी इंपॉर्टेंस की, पीटीबी की बुक में ये नहीं है लेकिन एमडी कैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन थी, कोहेजन एंड एडहेजन। अब ये बात याद रखिएगा, कोहेजन और एडहेजन क्या होता है। बेसिकली कोहेजन की बात करें तो कोहेजन क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको कोहेजन बोलते हैं। और इस तरह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके दरमियान, वाटर का किसी भी सरफेस के साथ, उसको क्या बोलते हैं, उसको एडहेजन बोलते हैं। इसको आपने देखा होगा 9th क्लास में भी, और 9th क्लास में चैप्टर नंबर 9 में देखा होगा, ट्रांसपायरेशन वाले ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में। ये आप लोग इससे वाकिफ होंगे, असेंट ऑफ सैप, या आपने नाम सुना होगा कोहेजन टेंशन थ्योरी। ये असेंट ऑफ सैप क्या करवाता है, बेसिकली अप हिल, ऊपर की जानब क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है। किस चीज की, वाटर की। वाटर की जो प्लांट के अंदर अप हिल मूवमेंट होती है पूरे स्टेम के अंदर, वो किस वजह से हो रही होती है, असेंट ऑफ सैप की वजह से हो रही होती है। तो ये कोहेजन और एडहेजन है। इसके बाद आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन क्या होता है, आयोनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का टूट जाना, किसके अंदर, आयन के अंदर। और आपको पता है जो वाटर है ये भी आयोनाइज हो जाता है। अब ये आपको सामने इक्वेशन नजर आ रही है, ये वाटर है तो वाटर किस आयन में, H+ आयन में और OH आयन में। अगर हम बात करें जो वाटर है ये एक रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर अगर हमने बात किया कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पर वाटर जो प्योर वाटर है वो आयोनाइज होता है। उसके अंदर दो तरह के आयन बनते हैं, एक H आयन बनते हैं, एक OH आयन बनते हैं। अब ये जो H आयन हैं इनको क्या बोला जाता है, बेसिकली इनकी ये जो pH क्या है, जो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, एक रूम टेम्परेचर पर जो हाइड्रोजन आयन है वो कितने होंगे 10⁻⁷ मोल पर लीटर, और इतने ही क्या होंगे OH के आयन होंगे, किस पे, एक रूम टेम्परेचर पर। तो ये भी क्या है, इसकी एक क्या लें इंपॉर्टेंस है, किसकी, वाटर की। उसके बाद ये प्रोटेक्शन का काम करता है। अब प्रोटेक्शन कैसे, क्योंकि वाटर जो है ये लुब्रिकेंट के तौर पे यूज होता है। अब लुब्रिकेंट का क्या काम होता है, बेसिकली ऐसा मटेरियल होता है जो क्या करता है, रिड्यूस करता है क्या चीज, फ्रिक्शन को। किसको रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल हमारी आंखों में जो टीयर्स हैं, जब हमें रोना आता है या हम रोते हैं तो वो जो टीयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली वो लुब्रिकेंट का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो आईलिड्स हैं जब वो आपस में रब करते हैं तो उसकी वजह से फ्रिक्शन होने की वजह से आई के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो टीयर्स हैं ये लुब्रिकेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और उसकी फ्रिक्शन से बचा रही हैं। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम भी करता है। इसके अलावा आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, ये भी इसकी क्या है, एक इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर क्या होता है, जो झीलें होती हैं, नदी नाले होती हैं, उनके ऊपर बर्फ जम जाती है। वो बर्फ जम जाती है लेकिन उसके अंदर मखलूक मौजूद होती है। अब ये क्यों जमती है, इस के पीछे क्या लॉजिक होती है, टेम्परेचर कम होने की वजह से जो पानी जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सारी नदी नहीं जमती, बल्कि सिर्फ ऊपर वाली लेयर जो है वो ही क्या होती है, जमी हुई होती है, सॉलिड हालत में होती है। वो क्या करती है, वो जो सॉलिड लेयर है वो इंसुलेशन का काम करती है। इंसुलेशन का कैसे काम करती है, जब वो बर्फ बांध चुकी होती है, नीचे वाला जो पानी है उसका टेम्परेचर और उस क्या टेम्परेचर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। वो
और मजीद हीट को नीचे मुंतकिल नहीं होने देती। तो इस वजह से उस के अंदर जो आबी मखलूक है वो मौजूद है, उसके बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ है, मेंटेन हुआ है। तो वो जो सॉलिड की लेयर बनी है, आइस क्रिस्टल जिसको हमने बोला, किन के अंदर, नदी नालों के अंदर, खास तौर पे आपने ठंडे इलाकों में देखे तो उधर बर्फ होती है, और बर्फ के क्या होते हैं, जो नदियां होती हैं उनके ऊपर क्या होती हैं, बर्फ जमी हुई होती है। तो नीचे पानी होता है, उसको अगर आप तोड़ें तो नीचे से पानी नजर आ रहा होता है। तो नीचे वाले पानी का जो टेम्परेचर और होता है और बर्फ का टेम्परेचर आप लोग जानते हैं। तो ये इंसुलेशन का काम करती है, जिससे टेम्परेचर को उसने क्या किया होता है, मेंटेन किया हुआ होता है। अब ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक एमडी कैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूं। जो चीजें बीटीबी की बुक में बताई हुई हैं, आपने सिर्फ उनको क्या करना है, उन पे फोकस करना है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने बताई हैं उनको आपने बुक के ऊपर लिख लेना है। जब आपने एमडी कैट की तैयारी करनी है तो उसमें वो चीजें आपने याद रखनी है। खास तौर पे जो जितनी भी वैल्यू थी, ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल ये एक टॉपिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना होगा। अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।